हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लेक्चर सीरीज में ये हमारा 8th लेक्चर है। इसमें हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहली हमारी स्कीम है वो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि स्कीम। इस स्कीम की फीचर्स क्या क्या है? ये एक नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड, ये एक रिजर्व फंड की तरह वर्क करेगा फॉर हेल्थ इन द पब्लिक अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी गवर्नमेंट को प्रॉफिट प्रोसीड्स ऑफ शेयर ऑफ हेल्थ इन द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, देखो जो गवर्नमेंट जो है जो इनकम टैक्स के सेस के रूप में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो पब्लिक से लेती है, जो कि अभी कितना चल रहा है करेंटली 4%। जो हम डायरेक्ट इनकम टैक्स हैं, जो इनकम टैक्स पेई लोग हैं, उनसे जो इनकम टैक्स लेती है, तो उससे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी गवर्नमेंट लेती है। हर क्लास के जितने भी लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, सबसे 4% का जो है सेस लेती है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये कब अनाउंस हुआ था? 2018 में। जो ये सेस है, इससे आपको ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि ये किस सेक्शन में आता है। डिवाइड अंडर द सेक्शन 136B ऑफ फाइनेंस एक्ट 2007। तो ये जो सेस अमाउंट कलेक्ट होता है ना, ये कहाँ पे क्रेडिट होता है? ये PMSSN, यही प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में कन्वर्ट होता है। तो सेस का काम होता है कि सेस से जो भी पैसे कलेक्ट हो रहे हैं वो वेलफेयर के लिए, मतलब जिस रूप में सेस लिया जा रहा है, मतलब जैसे ये हेल्थ और एजुकेशन के लिए सेस लिया जा रहा है, तो इस पैसे को हमें हेल्थ एंड एजुकेशन को ही प्रमोट करने के लिए खर्च करना है। इसको हम किसी और उसमें गवर्नमेंट जो है इसका खर्चा नहीं कर सकती है। तो बेसिकली जो ये सेस से कलेक्ट होगा पैसा, वो कहाँ जाएगा? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में। और यहाँ पे जो पैसा जाएगा उससे क्या होगा? जो जितने भी जरूरतमंद लोग होंगे उनकी मदद की जाएगी। हालांकि जो लोग इनकम टैक्स पेबल नहीं आते, मतलब जो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, जिन जो टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, उनको फिर ये सेस नहीं देना पड़ता है। ओके, तो इसमें क्या है? क्यूरल्स इन द PMSSN विल बी यूटिलाइज फॉर द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, वहां पे जो है ये वाला पैसा यूज होता है, जो इस सेस से कलेक्ट होता है। कहाँ कहाँ पे? जो आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये दोनों ही आयुष्मान भारत के ही अम्ब्रेला स्कीम के अंदर आते हैं। जन आरोग्य योजना भी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी। उसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, किसी भी डिजास्टर या इमरजेंसी प्रिपेयरनेस के लिए अगर कोई खर्चा आ रहा है हेल्थ इमरजेंसी के टाइम, जैसे कोविड के टाइम पे था, तो इन सब चीज़ों को डील करने के लिए ये पैसा हमें इन सारी चीज़ों में खर्च करना है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? यानी फ्यूचर प्रोग्राम और स्कीम, कोई भी फ्यूचर में अगर कोई प्रोग्राम स्कीम आता है जिसका क्या टारगेट होता है? प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG एंड द टारगेट सेट आउट इन द नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल और हेल्थ पॉलिसी में जो टारगेट सेट किया जाएगा उसमें अगर कोई खर्चा है तो वो जो सेस का पैसा है वो हम इन चीज़ों में ही खर्च करेंगे। ठीक है, हर फाइनेंशियल ईयर में द एक्सपेंडिचर ऑन सच स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वुड बी इनिशियली इनकर्ड फ्रॉम द, जितना भी खर्चा होता है तो सबसे पहले हम पैसा कहाँ से निकालेंगे? जो PMSSN में जो जमा है सारा, यही हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वहां से लेंगे। वहां पे अगर खत्म हो जाता है उसके बाद ही हम जो है बजटरी सपोर्ट पे जाएंगे। मतलब सबसे पहले हम पैसे कहाँ से कलेक्ट करेंगे? गवर्नमेंट कहाँ से पैसे कलेक्ट करेगी हर फाइनेंशियल ईयर में? PMSSN। क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है। मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो इसमें जो पैसा है वो लैप्स हो जाएगा, वो उस अकाउंट में रहेगा ही। तो इसीलिए हम पहले कहाँ से निकालेंगे? पहले हम PMSSN फंड से निकालेंगे, उसके बाद ही जो है गवर्नमेंट ग्रॉस बजटरी सपोर्ट की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ठीक है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की है। इसका ये जो हमने यहाँ देखा था प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है, इसमें जो पैसा आता है वो कहाँ से कलेक्ट होगा? सेस से, हेल्थ एंड एजुकेशन से, जो भी कितना है 4%। और किस सेक्शन के अंदर आता है? अंडर सेक्शन 136B ऑफ फाइनेंस एक्ट 2007। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में दो कंपोनेंट्स है। क्या क्या? इस योजना का टारगेट ये ज़्यादा से ज़्यादा एम्स सेटअप करना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, अपग्रेडेशन और जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं अभी सारे वेरियस स्टेट्स में, उन सबको अपग्रेड करना, रेनोवेट करवाना, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स प्रोवाइड कराना, ये सब चीज़ें हैं इस योजना के अंदर। दो कंपोनेंट है, एम्स का सेटअप करना ज़्यादा से ज़्यादा, और मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करना, उसको और अच्छा बनाना, जो कि हर स्टेट में अभी अवेलेबल है। उसके अलावा ये वाली जो योजना है ये कब आई थी? ये 2003 में ही आई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल रिलायबल टेरिटरी हेल्थ केयर सर्विसेज एंड टू आर्ग्यू आगमेंट
फैसिलिटीज फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन द कंट्री, सो डैट कि मेडिकल एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो अच्छी से अच्छी बनी रहे कंट्री में। और इस योजना के तहत अभी तक कितने एम्स बन चुके हैं? 22 एम्स अभी तक बन चुके हैं इस स्कीम के अंदर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं आगे क्या है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये भी इसका ही पार्ट है आई थिंक, हाँ, नेशनल हेल्थ मिशन। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है? ये भी इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इम्प्लीमेंट करती है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी वही है जो आयुष्मान भारत स्कीम को भी इसने ही इम्प्लीमेंट किया, रेगुलेट किया। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है ये भी। इसमें क्या है? एनडीएचएम, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, क्या एक कंप्लीट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है। मतलब एक जो हेल्थ का हमारा सिस्टम बना हुआ है अभी कंट्री में, उसको डिजिटलाइज करना, ऑनलाइन करना, उसको इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? एप्स और वेबसाइट के फॉर्म में, ताकि जो है लोगों को बहुत ईजी हो एक्सेस करना। और इस प्लेटफॉर्म में क्या है? द डिजिटल प्लेटफॉर्म विल बी लॉन्च। इसमें 4 की फीचर्स होंगे। हेल्थ आईडी सबसे पहले तो, ठीक है, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, टीजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। ठीक है, एक एक करके मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी। जो डिजी डॉक्टर है वो क्या होंगे? डिजी डॉक्टर ऑप्शन में जो है जितने भी डॉक्टर्स हैं पूरे देश में, वो अपना इनरोलमेंट और अपनी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करा पाएंगे, इंक्लूडिंग देयर अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, अगर वो प्रोवाइड कराना चाहें तो। इस ऐप में जो ये भी एप्लीकेशन बनेगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंदर, उस एप्लीकेशन में सारे डॉक्टर्स अपना अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। तो उससे क्या होगा? एक डॉक्टर्स की लिस्ट आ जाएगी उसमें, सो दैट कि वो जो भी पर्टिकुलर पेशेंट हो वो उस डॉक्टर की तरफ उनका मैपिंग हो जाए और वो वहाँ से अपना ट्रीटमेंट करा लो। ठीक है, तो डिजी डॉक्टर का ये हो गया। इनको डिजिटल सिग्नेचर भी दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। बेसिकली एक जो टेलीफोनिक, जैसे हम अभी यूज़ करते हैं प्रैक्टो या कोई भी एप्लीकेशन, जिसमें हम टेलीफोनिक डॉक्टर से कम्युनिकेट करके मेडिसिन ले लेते हैं अगर हमें ज़्यादा कोई सीरियस इशू ना हो तो उसी तरीके का गवर्नमेंट के हिसाब से प्लेटफॉर्म लाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ये प्लेटफॉर्म ला रही है। इसमें क्या है? वेरियस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी होंगे, लाइक हॉस्पिटल्स भी अपने आप को रजिस्टर करेंगे, लेबोरेटरीज भी करेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज भी करेगी, फार्मेसीज भी करेगी, टेलीमेडिसिन फर्म्स भी करेंगे, सारे करेंगे, सो दैट कि एक जो है हेल्थ आईडी सिस्टम जनरेट हो पाए, सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो पाए, सो दैट कि पेशेंट की मैपिंग सही से डॉक्टर के साथ भी हो जाए, आपका फार्मेसी के साथ भी हो जाए, लेबोरेटरीज के साथ भी हो जाए। तो एक अच्छा सा जो चैनल जो है, जो अभी फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, वो चीज़ ऑनलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कराने की कोशिश है सरकार की। इसमें क्या है कि जो अगर पेशेंट चाहे, हु विशेस टू हैव देयर हेल्थ रिकॉर्ड, वो अपना हेल्थ रिकॉर्ड जो है डिजिटली भी क्रिएट कर सकता है कि उनको पास्ट में कौन कौन सी बीमारियां रह चुकी है, जेनेटिक उनको कौन कौन सी डिजीज है, सो डैट जो भी अभी प्रेजेंट डॉक्टर होगा उनको जो है ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी। पेशेंट को बार बार अपनी जो है पुराने रिकॉर्ड्स को बताना नहीं पड़ेगा, वो सारे रिकॉर्ड्स वो एप्लीकेशन में खुद ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जो हेल्थ आईडी, ईच हेल्थ आईडी विल बी लिंक टू अ, जो जितने, और ये जो हेल्थ आईडी जनरेट होगी ना पेशेंट्स की, ये यूनिक होगी हर पेशेंट की। ठीक है, जिसमें उनके बेसिक डिटेल्स, मोबाइल और आधार नंबर भी रहेंगे। तो ये जो आईडी है ना, विल बी लिंक टू अ हेल्थ डेटा कंसेंट मैनेजर। ये एक जगह एक डेटाबेस की तरह काम करेगा। सबका अलग अलग यूनिक हेल्थ आईडी जो है वो बना हुआ आएगा, और जिनकी भी जो भी समस्या आएगी उसको उस डॉक्टर के साथ, उस डिपार्टमेंट के डॉक्टर के साथ जो है मैप किया जाएगा। फिर उनका जो भी लैब चेकअप है या फिर आगे ब्लड टेस्ट है या मेडिसिन लेनी है, फार्मेसी से काम है, वो सारा लिंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो वही है, ईच हेल्थ आईडी विल बी लिंक टू हेल्थ डेटा कंसेंट मैनेजर विच विल बी यूज टू सीक द पेशेंट का कंसेंट लिया जाएगा टू अलाउ सीमलेस फ्लो ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड मॉड्यूल। अगर आप अलाउ करेंगे तो ही आपके इन्फॉर्मेशन को जो है आगे शेयर किया जाएगा। हेल्थ आईडी विल बी वॉलेंट्री एंड एप्लीकेबल अक्रॉस स्टेट, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज एंड फार्मेसीज। हर जगह ये चीज़ एप्लीकेबल है। वॉलेंट्री, आपको मैंडेटरी नहीं है। आपकी इच्छा है तो आप शेयर कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो, नहीं है तो आप डिनाई भी कर सकते हो। उसके बाद लेटर स्टेज में इसमें क्या है कि ई फार्मेसी को इंक्लूड किया जाएगा, मतलब जो फार्मेसी जो ऑनलाइन दवाइयाँ मिलती हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा। टेली मेडिसिन सर्विसेज को इंक्लूड किया जाएगा, मतलब टेलीफोन के थ्रू आप मेडिसिन की सर्विसेज मंगवा पाएँ। रेगुलेटरी गाइडलाइंस बनेगी, इसको और प्लान्ड वे में इसको और अच्छा बनाया जाए इस स्कीम को। ये पॉलिसी क्या प्रपोज करती है? फ्री ड्रग्स, मतलब जो दवाइयाँ होंगी वो फ्री में मिलेगी, फ्री डायग्नोस्टिक्स, जितने भी टेस्ट होंगे वो फ्री में होंगे, फ्री इमरजेंसी, अगर कोई हेल्थ की ज़रूरत है, इमरजेंसी कुछ भी हो गया उसको लेके, इसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज इन ऑल पब्लिक हॉस्पिटल, जो ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो हर पब्लिक हॉस्पिटल में अवेलेबल हो, इन अ बिड टू इम्प्रूव
इन बिट टू प्रोवाइड एक्सेस एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, सो दैट कि जो गरीब लोग हैं उनको भी हेल्प हो पाए, एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल पाए हर किसी को। इसके अलावा क्या, इट ऑल्सो एम्फसाइजेज अ 3 डायमेंशनल इंटीग्रेशन ऑफ आयुष सिस्टम इनकम्पासिंग क्रॉस रेफरल, को लोकेशन एंड इंटीग्रेटिव प्रैक्टिसेस अक्रॉस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये जो है एक 3 डायमेंशनल इंटीग्रेशन बनाएगा ये स्कीम ऑफ आयुष। आयुष हो गया आपका आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। मतलब एलोपैथी को छोड़ के ऑलमोस्ट जितनी तरीके की भी ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं उनमें जो है एक इंटीग्रेशन बनाएगा। क्रॉस रेफरल्स होंगे सब एक दूसरे से, मतलब अगर यहाँ से नहीं ट्रीट हो पाए तो दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ से नहीं हुआ तो ये जो मैपिंग होगी वो एक क्रॉस रेफरल होगी। जो अगर मान लो डॉक्टर आपको दूसरे डॉक्टर को रेफर करता है तो वो ऑनलाइन ही दूसरे डॉक्टर को भी रेफर हो जाएगा, आपको उसके लिए कहीं फिजिकली इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो को लोकेशन मतलब आप कहीं किसी भी लोकेशन पे हो आपको इजीली एक्सेस मिल जाएगा इसका। इंटीग्रेटिव प्रैक्टिसेस अक्रॉस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो आयुष हमारा हेल्थ एंड वेलनेस केयर सेंटर है वो आयुष्मान भारत स्कीम का ही जो है वो पार्ट है। आयुष्मान भारत स्कीम के 2 कंपोनेंट हैं, एक है आपका वही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और दूसरा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जहाँ क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने सो दैट कि लोगों को इजीली हर जगह एक्सेस हो उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का और अपना वो जाके इलाज करा पाएँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये NDHM नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्लियर हुआ हो। ये बस कुछ नहीं है, एक ऑनलाइन एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को बनाने की कोशिश की गई है जिसमें डिजिटली डॉक्टर आपको ऑनलाइन आपको देख पाएँ, सारी डिपॉजिटरी पेशेंट्स की सारी रिकॉर्ड, डॉक्टर्स की सारी रिकॉर्ड वो सारा अवेलेबल रहेगा। एक ही हेल्थ ID हर पेशेंट की जनरेट की जाएगी सो दैट कि उनकी पुरानी हिस्ट्री डॉक्टर को दिख जाए, उनका ट्रीटमेंट करना ज़्यादा ईजी हो, ज़्यादा एक्यूरेट हो, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट स्कीम जो है वो है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। इस स्कीम का पहले भी दो लॉन्च हो चुका है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 1.0 एंड 2.0। तो जो अभी लॉन्च हुआ था 2021 में वो था 3.0। ये किसने लॉन्च किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन, जो उस टाइम पे 2021 पे जो ये यूनियन मिनिस्टर थे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, डॉक्टर हर्षवर्धन। अभी प्रेजेंट में कौन है? डॉक्टर मनसुख लाल मंडाविया। ठीक है, तो इस स्कीम का क्या टारगेट था? जो जितने भी चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन है बेसिकली जिन्होंने अपना इम्यूनाइजेशन मिस किया, वैक्सीनेशन मिस किया है कोविड के टाइम पे जिनकी वैक्सीन मिस हुई है उनको जो है वैक्सीन देना। ठीक है, इस स्कीम की यही ऑब्जेक्टिव थी, टू रीच द अनरीच, जितने भी अनरीच पॉपुलेशन है, जो रिमोट एरियाज हैं, गाँव हैं, वहाँ पे जहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव सही तरीके से नहीं हुई हो वहाँ पे वैक्सीन को पहुँचाना विथ ऑल द अवेलेबल वैक्सीन्स अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एक लॉन्च किया हुआ था 1978 में ही। ठीक है, 1978 में इसका नाम था इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया। बाद में 1985 में इसका नाम चेंज करके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रख दिया गया, जिसका टारगेट ही था कि जो भी अनरीच पॉपुलेशन है उनको हर तरीके की अवेलेबल वैक्सीन टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराई जाए। तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 का टारगेट था कि कोविड की जो भी वैक्सीन है वो अनरीच पॉपुलेशन तक पहुंचाई जाए। स्पेशली किसको टारगेट कौन था इसमें? चिल्ड्रन थे और प्रेग्नेंट लेडीज। ठीक है, तो इस साल ये 2 राउंड दिस ईयर, एक साल में 2 बार ये कंडक्ट हुआ, विच विल बी कंडक्टिंग कहाँ पे? 250 प्री आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स और अर्बन एरिया सब जगह, जिसमें 20 स्टेट्स और यूटी कितने थे? 29 स्टेट, सारे जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज थे हर जगह। तो डिस्ट्रिक्ट को कैसे क्वालिफाई किया गया? लोअर रिस्क में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मीडियम में कौन है और हाई में कितने हैं? लोअर रिस्क में 313 डिस्ट्रिक्ट थे, मीडियम में 152 थे और हाई में 250 डिस्ट्रिक्ट्स थे। तो इसमें क्या था कि चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन को जो है वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाए। बेनिफिशियरी फ्रॉम माइग्रेंट एरियाज और रिमोट एरियाज वुड बी टारगेटेड। देखो इनको भी टारगेट किया गया जो रिमोट और माइग्रेटेड एरियाज में रहते थे। ठीक है, as they have missed their vaccination dose during the pandemic. Significance क्या था? It will foster India's march towards the sustainable development. Sustainable development goal क्या होता है? ये एक ऐसा गोल है डेवलपमेंट विच मीट जिसमें प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसमें लोगों की जो नीड है वो मीट हो जाए, लेकिन ऐसे मीट हो कि फ्यूचर जनरेशन वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब जैसे कोयला है, कोयला हमारा फॉसिल फ्यूल है। अभी हम अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोयला का यूज़ करेंगे, हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा? अभी तो प्रेजेंट में सब कुछ सही से चलेगा, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को क्या होगा? फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम आएगी, कोयला ही खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं जनरेट होगी। इसीलिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यही है कि प्रेजेंट सिनेरियो को हम ऐसे मीट करें कि फ्यूचर जनरेशन वालों को कोई दिक्कत ना आए। तो ये जो है ये किसका टारगेट है?
टू मीट देयर ओन नीड्स बाय नीति आयोग। कौन एडवोकेट करता है इस चीज़ को? नीति आयोग। 3 कोर एलिमेंट होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इकोनॉमी सही से चले, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट हम प्रोटेक्ट कर पाए, और सोशल इंक्लूजन समाज का उसमें एक योगदान रहे, इन्वॉल्वमेंट रहे। ठीक है, तो ये है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और बेसिकली इस योजना में कुछ नहीं था, इसमें इंटेंसिफाइड मिशन में यही था कि कोविड वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए अनरीच्ड पॉपुलेशन को, जिसमें टारगेट थे प्रेग्नेंट पीपल, प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन और माइग्रेंट एरियाज और रिमोट एरियाज में जो लोग रहते हैं जहाँ वैक्सीन ड्राइव नहीं पहुंच पाई थी। ठीक है, और इसमें हम देख लेते 2.0 में था क्या। 2.0 में इसी तरह पल्स पोलियो प्रोग्राम्स चलाया गया था कि हर किसी को जो है पोलियो का ड्रॉप मिल जाए, सो दैट कि पोलियो जो है इंडिया से जड़ से हट जाए। ठीक है, ये एक नेशन वाइड इम्यूनाइजेशन ड्राइव था टू मार्क 25 ईयर्स ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम कि ये 25 ईयर्स पल्स पोलियो प्रोग्राम का 25 साल कंप्लीट होने पे ये वाली स्कीम लॉन्च की गई थी, इम्यूनाइजेशन ड्राइव। ठीक है, उसके बाद 1.0 में क्या था, ये अक्टूबर 2017 में आई थी। इसमें था कि ये वैक्सीन प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन इसका फोकस अर्बन एरियाज पे था। ये इसका गैप भी था, एक तरीके से ड्रॉबैक भी था, इसका फोकस सिर्फ अर्बन एरिया में ही रहा, रूरल एरिया को ये स्कीम नहीं कवर कर पाया, इसीलिए 2.0 लॉन्च हुई, जिसमें रूरल एरियाज और सारे एरियाज को कवर किया गया जहाँ जहाँ भी ज़रूरत थी। ठीक है, टू मार्क द 25 ईयर्स ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है आखिरी स्कीम है वो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, आयुष्मान भारत के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया 2 कंपोनेंट आएंगे। एक आएगा आपका हेल्थ एंड वेलनेस केयर, जो मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसके अलावा दूसरा क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें 2 कंपोनेंट्स है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम पहले क्या बोलते थे, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, इसका नाम चेंज करके अब हो गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। दूसरा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, कौन कौन से लोग जो है इस योजना के अंदर लाभान्वित हो सकते हैं? दोज लिविंग इन, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड्स के हैं। ठीक है, फैमिली विद, जिसमें कोई भी मेल मेंबर नहीं है 16 to 59 ईयर्स के बीच में, जिस फैमिली में कोई मेल मेंबर नहीं है, जो बेगर्स हैं या फिर जो आर्म्स पे, फूड पे दूसरों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये लोग इसमें जो है इस स्कीम्स में कुछ और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है जो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगी। लाइक ऐसे हाउस होल्ड जिनके पास एक ही रूम हो विथ कच्चा रूफ, या फिर ऐसी फैमिली जहाँ पे सिर्फ डिसेबल्ड मेंबर हो या कोई एडल्ट मेंबर ना हो उस घर में। रूरल एरियाज में हम देख लेंगे ऐसे लोग जो लैंडलेस हो या मैनुअल स्केवेंजिंग पे डिपेंडेंट हो, या फिर ट्राइबल ग्रुप्स हो। ठीक है, ट्राइबल ग्रुप्स वाले लोग हो जाएंगे। उसके अलावा जो लीगली रिलीज्ड बॉन्डेड लेबरर्स हैं वो लोग हो जाएंगे। शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरियाज में हम देख लें जो रैक पिकर्स होंगे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होंगे, कूलीज होंगे, पेंटर होंगे, वेल्डर होंगे, ऐसे लोग, स्वीपर, सैनिटेशन वर्कर, माली, आर्टिशियन। ठीक है, ड्राइवर, शॉप वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, चौकीदार, ये सारे लोग इस स्कीम के अंदर कवर होने के लिए एलिजिबल है। बट इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स भी है, लाइक उनके पास कोई मोटर व्हीकल नहीं होनी चाहिए, या उनका वो इनकम टैक्स पे ही नहीं होने चाहिए, 10,000 से ज़्यादा उनकी मंथली इनकम नहीं होनी चाहिए, उनके घर में फ्रिज नहीं होना चाहिए, इस तरह की गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होने चाहिए। इस तरह की काफ़ी सारी कुछ एक्सक्लूजन्स भी है, मैं आपको पीडीएफ में वो चीज़ प्रोवाइड करा दूंगी। एलिजिबल हो सकते हैं। बेनिफिट क्या है इसमें, 5 लाख का इसमें बेसिकली हेल्थ कवरेज मिलती है पर फैमिली को। मतलब एक फैमिली में 5 लाख का जो हेल्थ कवरेज सरकार की तरफ से दिया जाता है सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। सेकेंडरी केयर मतलब क्या हो गया, प्राइमरी केयर होता है कि जनरल चीज़ें जो आप किसी भी डॉक्टर को जाकर दिखा सकते हो, छोटी मोटी चीज़ें, जैसे आपको कभी खांसी सर्दी बुखार हो गया हो तो ये। सेकेंडरी केयर क्या हो जाता है कि आप स्पेशलिस्ट को दिखाते हो, आपको हार्ट में कोई दिक्कत है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे, आपको नर्व्स में कोई दिक्कत है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे। इसी तरह सेकेंडरी केयर ये होता है। टर्शरी केयर क्या होता है, हॉस्पिटलाइजेशन, जो लोग एडमिट हो जाते हैं। तो ये 5 लाख प्रोवाइड करेंगे किसके लिए, सेकेंडरी केयर के लिए और टर्शरी केयर के लिए हॉस्पिटलाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि कम्प्लीटली फ्री रहेगा। 5 लाख तक का जो कवरेज है वो गवर्नमेंट देगी पर फैमिली। और इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें और बेनिफिट है, 3 डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा जो है, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने से 3 दिन पहले, और 15 डेज ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, जो भी मेडिसिन या डायग्नोस्टिक्स रिक्वायर्ड होंगी, जो टेस्ट होंगे, सब कुछ का खर्चा जो है वो कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। 3 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 15 दिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी स्कीम जो है वो अच्छे से क्लियर हुई हो। वेलनेस सेंटर में तो कुछ नहीं है, हर
डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे सो दैट कि लोगों को एक्सेसिबल हो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। ठीक, तो आपको समझ आ गई हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।